नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम रे 7.7 के बारे में बात करेंगे। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर 125 जो एक छोटे आकार के बावजूद भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बिना किसी कठिनाई के पहुंचता है। क्या यह वास्तव में BMW से बेहतर है? CE4? वास्तव में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक इसे आजमाया नहीं है। हालांकि मैं आपको यह बता सकता हूं कि इसका त्वरण काफी जबरदस्त है, इसकी बैटरी आश्चर्यजनक है और इसके पास बहुत अच्छे तर्क हैं। लेकिन ध्यान दें, यह भी पूरी तरह से सही नहीं है। और मैं इस वीडियो के अंत में आपको रे 7.7 के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा। मैं आपको इस वीडियो के अंत में इस रहस्यमयी पहलू के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह दिखने में कैसा है। इसके बाद हम तकनीकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे और मैं आपको अंत में बताऊंगा कि मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 250 किलोमीटर चलाने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला। और बेशक मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ना केवल यह दिखाने के लिए कि आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद हैं, बल्कि यह भी कि और ताकि मैं सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक वाहनों का परीक्षण कर सकूं और इस प्रकार आपको और भी रोचक वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। आप सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाजार में उपलब्ध 3 सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक स्कूटर मूल्य श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत। यह मुफ्त है और विवरण में है। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से हम एक छोटे आकार के स्कूटर पर हैं। यह वास्तव में अत्यधिक संचालनीय है और शहर के लिए हर जगह फिट बैठता है। LED प्रकाश वास्तव में बहुत अच्छी शैली देता है मशीन को और हैंडलबार पर स्क्रीन बस खूबसूरत है। यह स्क्रीन बड़ी है, प्रकाशमान और पठनीय और यह उपयोग में अत्यंत सुखद है जब हम इसे चलाते हैं। इस स्क्रीन पार हमें निश्चित रूप से बैटरी के चार्ज का स्टार प्रतिशत में मिल जाएगा, साथ ही साथ ड्राइविंग मोड के आधार पर शेष किलोमीटरों का अनुमान भी मिलेगा। इसके अलावा तुरंत गति, तय किए गए किलोमीटर, बाहरी तापमान, बैटरी का तापमान, समय भी दिखाई देगा। चुने गए ड्राइविंग मोड के साथ साथ एक प्रकार का प्रतिशत में आकार वाला चक्र भी होता है जो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। इस स्कूटर के साथ आपके पास निश्चित रूप से एक एप्लीकेशन होता है जिसे मैं परीक्षण नहीं कर पाया, लेकिन जो काफी दिलचस्प चीजें करने की अनुमति देता है, जैसे कि दूर से बैटरी के स्तर को चेक करना। उदाहरण के लिए स्पष्ट है, हम देख सकते हैं कि उन्होंने डिस्प्ले पर बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि उन्होंने वास्तव में सब कुछ सोचा है। यह इस्तेमाल करने में सच में सुखद है और हर परिस्थिति में बहुत स्पष्ट है। आपके पास ऐसी सेटिंग्स भी हैं जिनकी मदद से आप चार्जिंग के दौरान बैटरी का 1% प्रोग्राम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि बैटरी अधिकतम 80% तक चार्ज हो, यह चार्ज को 80% पर काट देगा। स्कूटर पर फिनिशिंग वाकई बेदाग है। पहली नजर में ही सामग्री की गुणवत्ता और निर्माण की गुणवत्ता सीधे दिखाई देती है। रे 7.7 120 की इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह स्कूटर वास्तव में शहर के लिए बना है, इस पेरिफेरल के लिए या हाईवे के लिए, क्योंकि हमारे पास वास्तव में एक छोटा आकार है। लेकिन साथ ही यह 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति विकसित करता है, जैसा कि हम तुरंत देखने वाले हैं। वैसे यह एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी बैटरी तेज रास्तों पर भी टिकी रहती है। हम इसके बारे में बस अभी बात करेंगे, लेकिन यह एक बिंदु है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रुचि रखते हैं। उपलब्ध रंगों के स्तर पर हमारे पास काला, सफेद और नीला है। अब हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी देती है, प्रदर्शन। पहले तो शक्ति के स्तर पर हमारे पास एक छोटा मोटर है जो नाम मात्र की शक्ति में 10,700 वॉट है। मैं स्पष्ट करता हूं, जो छोटी पर 17,500 वॉट तक जा सकता है। तो आपको बता दूं कि यह वास्तव में बहुत बड़ी बात है। हाँ, 10,000 वॉट, यह वाकई में कुछ खास है। आपके पास वाकई में मजे करने के लिए कुछ है। इस स्कूटर के साथ त्वरण वास्तव में असाधारण और किसी भी गति पर स्पष्ट है। जानकारी के लिए, जिन्होंने साइलेंस S01 और पिंक फ्लाई पर वीडियो नहीं देखे हों, हम स्कूटरों पर हैं जो पहले से ही 7,000 वॉट की शक्ति विकसित करते हैं और हम पहले से ही काफी अच्छे हैं। मैं आपको दाईं ओर ऊपर लिंक दे रहा हूं ताकि आप वीडियो देख सकें, या आप मेरे चैनल पर वीडियो निश्चित रूप से पा सकते हैं और मैं उन्हें विवरण में भी डालूंगा। ये स्कूटर बहुत दिलचस्प है। 7,000 वॉट के साथ वास्तव में काफी कुछ करने की संभावना है। पिंक फ्लाई के साथ हम बिना किसी समस्या के 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं और अब हम 10,700 वॉट पर हैं, तो हमारे पास 3,000 वॉट से अधिक है और परिणाम सच में अद्भुत है। इस स्कूटर पर आपके पास 3 ड्राइविंग मोड्स हैं जो केवल शक्ति और मोटर ब्रेक की ताकत को बदलती हैं, जिसमें सिटी मोड और स्पोर्ट मोड में एक बहुत मजबूत मोटर ब्रेक होता है, जबकि फ्लो मोड में आप फ्री व्हीलिंग में होते हैं। और इन 3 मोड्स के अलावा आपके पास एक रिवर्स गियर भी है जो इस स्कूटर को संभालने में काफी सुविधाजनक है। इस बार मैंने केवल स्पोर्ट मोड में नहीं चलाया क्योंकि मुझे मोटर ब्रेक बहुत शक्तिशाली लगी, इसलिए असल में मैंने फ्लो मोड में चलाया था, जो एक काफी शक्तिशाली मोड है, लेकिन जिसमें आप फ्री व्हीलिंग में होते हैं जब आप एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं। या फिर मैं स्पोर्ट मोड में चलाता था और जब मुझे फ्री व्हीलिंग में होना होता था तो मैं फ्लो मोड में जाता था। तो यह था एक छोटा सा क्रिया जो हर बार करना पड़ता था, लेकिन यह मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। मुझे यह काफी सुखद लगा। और इसके विपरीत, जब मुझे ब्रेक लगाना होता था, जब मैं फ्लो मोड में होता था तो मैं स्पोर्ट मोड में जाता था और मोटर ब्रेक सक्रिय होता था जो मुझे लगभग रोकने तक धीमा कर देता था। व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत ऐसे ही चलाया था, इसलिए स्पोर्ट मोड और फ्लो मोड के बीच में जॉन्गलिंग करता रहा।
इसलिए यह तय करने के लिए कि मोटर ब्रेक का लाभ उठाया जाए या नहीं, क्योंकि वास्तव में जब हम इसे लगातार उपयोग करते हैं तो मोटर ब्रेक ये होता है तेजी से एक्सीलरेशन ब्रेकिंग एक्सीलरेशन ब्रेकिंग एक्सीलरेशन ब्रेकिंग, जो मेरे स्वाद के लिए थोड़ा बहुत अचानक है और इसलिए मैंने अधिक फ्लो मोड में चलना पसंद किया ताकि मैं फ्री फील में रहूं। और वास्तव में जब भी मुझे बिना ब्रेक लगाए या रुकने की आवश्यकता होती मैं स्पोर्ट मोड में चला जाता, मैं कुछ नहीं छूता। मोटर ब्रेक चालू हो जाता था और मैं तेजी से धीमा होकर रुक जाता था। जाहिर है ऐसी शक्तिशाली स्कूटर के साथ हरी बत्ती होने पर एक्सीलरेटर को अधिकतम तक घुमाने का मन करता है और ईमानदारी से कहूं तो मेरे पूरे परीक्षण के दौरान मैंने बिल्कुल इसी तरह से ड्राइव किया। किसी भी 125 पर शक्ति होना मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है ताकि ट्रैफिक से बाहर निकल सकूं या किसी धारा में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकूं। रे 7.7 एक बड़ा बैटरी रखता है, 7.7 किलोवाट घंटा इसलिए इसका नाम, जो एक चार्ज पर 50 किलोमीटर तक की यात्रा को संभव बनाता है। स्क्रीन पर शेष किलोमीटरों का अनुमान आप जिस मोड से चला रहे हैं उसके अनुसार बदलता है, इसलिए फ्लो मोड, सिटी मोड और स्पोर्ट मोड। दुर्भाग्य से यह बैटरी हटाई नहीं जा सकती, इसलिए स्कूटर को घरेलू प्लग या फिर टाइप 2 प्लग के पास चार्ज करना होगा अगर आपके गैराज में यह है, आपके शहर में, काम पर आदि। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, हम इसे टाइप 2 के प्लग में लगा सकते हैं। मैंने वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को 22 किलोवाट के चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम स्कूटर पर 3.6 किलोवाट पर अटके हुए हैं। तो देखिए, मुझे यह अभी भी थोड़ा सा खेद है इस तरह के विवरण के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब आने वाले वर्षों में लोकतांत्रिक हो जाएगा ताकि अधिक तेज चार्ज हो सके। यदि आप घर पर चार्ज करते हैं और आपकी बिजली की कीमत 20 सेंट प्रति किलोवाट घंटा है, इसका मतलब है कि आपको पूरी टंकी के लिए लगभग 1.5 यूरो चुकाने पड़ेंगे। तो 100 किलोमीटर अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हैं और बिल्कुल तेजी से, वास्तव में उनके लिए जो वाकई में रोजाना सड़क पर चलते हैं, यह आपको बड़ी बचत करा सकता है। जितना अधिक इसलिए कि यह एक ऐसी बैटरी नहीं है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को पार करते ही 0% की ओर गिर जाती है। यह एक ऐसी बैटरी है जो उच्च गति को पूरी तरह से स्वीकार करती है। वास्तव में यह वह बैटरी है जो उच्च गति का सबसे अच्छा सामना करती है, इसलिए यह वास्तव में एक उत्कृष्ट बिंदु है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह महत्वपूर्ण है यदि आप रोजाना हाईवे पर जाने वाले हैं। हैंडल बार के बाईं ओर हमें क्लासिक कंट्रोल्स जैसे कि टर्न सिग्नल्स को सक्रिय करने के लिए स्विच, हॉर्न, लाइट्स के लिए कंट्रोल्स, रिवर्स गियर को सक्रिय करने के लिए एक बटन और हेडलाइट्स के लिए एक छोटा ट्रिगर तथा ड्राइविंग मोड्स को मैनेज करने के लिए एक बटन मिलता है जो टर्न सिग्नल्स के ठीक ऊपर होता है। और वास्तव में शुरुआत में यह थोड़ा कठिन था। मैंने टर्न सिग्नल्स के बटन को ड्राइविंग मोड बदलने वाले बटन के साथ थोड़ा भ्रमित कर दिया था, क्योंकि दोनों मामलों में यह एक ऐसा बटन है जिसे आप बाएं दाएं धकेल सकते हैं, लेकिन साथ ही आप इस पर दबाव भी डाल सकते हैं, इसलिए वे वास्तव में बहुत अधिक समान दिखते हैं। बाद में यह कुछ भी बुरा नहीं है, यह सिर्फ आदत की बात है। हैंडल बार के दाईं ओर हम निश्चित रूप से एक्सेलरेटर पाते हैं, चेतावनी संकेत, एक सर्किट ब्रेकर और इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिक्की खोलने के लिए एक बटन सीट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह मजबूत है, आरामदायक और 2 लोगों को समायोजित करने के लिए काफी पर्याप्त है। ड्राइविंग की मुद्रा एकदम सही है, पीठ सीधी होती है और खासकर एक सीट जो ऊंचाई में समायोज्य है, जो आपको स्कूटर को अपने शारीरिक ढांचे के अनुसार ढलकर बनाने की अनुमति देता है। अब बात करते हैं डिक्की की। हमारे पास एक डिब्बा है जो काफी छोटा है, दुर्भाग्य से, जो केवल एक नॉन इंटीग्रल हेलमेट को रखने की अनुमति देता है, और मुझे लगता है कि यह फिर भी थोड़ा निराशाजनक है। डिक्की में हमारे पास एलईडी हैं जो डिक्की के अंदर को रोशन करने में मदद करते हैं, जो रात में या उदाहरण के लिए जब आप अपने गैराज में होते हैं बहुत उपयोगी होता है कि रोशनी बंद हो जाती है। तो देखिए, यह फिर भी बहुत ही शानदार हो सकता है, बहुत ही सुविधाजनक। मुझे लगा कि यह फिर भी एक प्रीमियम सुविधा थी, बहुत अच्छा लगा इसे पाकर। बेशक हमारे पास नियमन और एक केंद्रीय स्टैंड है। तो वास्तव में मैं रे 7.7 के बारे में क्या सोचता हूं और खासकर वह नकारात्मक बिंदु क्या है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे बात की थी। यदि आप वर्तमान में एक 125 इलेक्ट्रिक की तलाश में हैं जो शक्ति के स्तर पर सॉस भेजता है और जिसकी अच्छी स्वायत्तता है, आप रे पर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको साइलेंस एज़ोर 1 के बारे में भी जानकारी लेने की सलाह दूंगा। ले एज़ोर 1 प्लस पिंक फ्लाई, राइडर एनजी और मॉडल, रेड इलेक्ट्रिक का E125। आप मेरे YouTube चैनल पर वीडियो टेस्ट्स पाएंगे बहाल, जो मुझे रे 7.7 पर सच में बहुत पसंद आया। यह त्वरण है जो वास्तव में प्रभावशाली है, 2 घंटे 30 मिनट में तेजी से रिचार्ज करने की सुविधा और टाइप 2 में चार्ज करने का विकल्प, और जाहिर है अनोखा डिजाइन, पूर्ण एलईडी प्रकाश व्यवस्था, शानदार स्क्रीन और अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा नाराजगी की बात करने के लिए, तो पहले हमारे पास ABS नहीं है, तो ये हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आम बात है। हमारे पास ऐप्स नहीं होता, हमारे पास सिर्फ ब्रेकिंग का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि आगे और पीछे के बीच में होता है, पर यह भी ABS के बराबर नहीं होता। और खासकर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसकी सबसे बड़ी खूबी, जो कि बस इसकी कीमत है, जो कि 10,000 यूरोस है, ये सबके लिए सस्ते में नहीं दी जा सकती। अंत में रे 7.7 एक हाई एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो बहुत ही कारगर और अनुकूल है अपने छोटे आकार और अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा के कारण। कीमत सच में काफी ज्यादा है, पर इसे लंबी अवधि में एक निवेश के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि आप इस मशीन के साथ चलने पर लंबी अवधि में ऊर्जा की बचत करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और अगर रे 7.7 में आपकी रुचि है तो आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसे ऑर्डर करने के लिए।
नहीं तो अगर आप जल्द ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं तो लिस्ट डाउनलोड करना ना भूलें। हर बजट के लिए कुछ न कुछ है और आपको बाजार के 3 सबसे अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेंगे जो कीमत के अनुसार वर्गीकृत हैं। ये 100% मुफ्त है और आपको विवरण में लिंक मिलेंगे। देखिए, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और हम आपसे अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे जो स्क्रीन पर दिखाई देगा और बाकियों के लिए अगले सप्ताह तक।